नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुवर्णा वार्ड आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। श्रोताओं, मैंने पिछले वीडियो में शास्त्रीय संगीत की सामान्य बातों के अंतर्गत, शास्त्रीय संगीत के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत किसे कहते हैं ये बताया था। साथ ही नाद, स्वर और सप्तक के बारे में भी आपको बताया। इस वीडियो में मैं ठाठ से शुरू कर रही हूं। जब भी हम किसी राग के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी प्रथम लाइन ही ये होती है कि फला फला राग, निश्चित जो भी राग हो, इस ठाठ से उत्पन्न होता है। तो ये ठाठ क्या है? तो ठाठ जो होता है वो स्वरों का एक समूह होता है। ऐसा समूह जिससे राग की उत्पत्ति होती है। इसमें 7 स्वरों का होना आवश्यक होता है। ठाठ कभी गाया नहीं जाता, मतलब स्वरों का समूह, उसमें कौन से स्वर लग रहे हैं ये देखा जाता है, लेकिन वो कभी गाया नहीं जाता, गाया राग जाता है। तो इन 12 स्वरों से कुल 72 ठाठों की निर्मिति होती है। हमने 12 स्वर पिछले वीडियो में देखे थे, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। इस प्रकार कुल मिला के 12 स्वर होते हैं। तो इन 12 स्वरों से कुल 72 ठाठों की निर्मिति होती है गणितीय आधार पर। वो कैसे होती है इसका बहुत बड़ा शास्त्र है, वो हमारे संगीत के विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं। लेकिन इस वीडियो में चूंकि आप सब लोग उसमें बिल्कुल, आपको रुचि भी नहीं है और आपको उसमें आनंद भी नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ इतना बताती हूं कि इन 12 स्वरों से अलग 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 इस प्रकार 72 ठाठों की निर्मिति होती है। हिंदुस्तानी पद्धति में इनमें से केवल 10 ठाठों को लिया गया है, जिनके नाम मैंने आपको बिल्कुल शुरू में आश्रय रागों के समय बताए थे। कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, भैरव, पूर्वी, मारवा, आसावरी, तोड़ी और भैरवी। इन 10 ठाठों को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में चुन लिया गया है और हमारे करीब करीब सभी राग इन्हीं ठाठों से निकलते हैं। सप्तक के 12 स्वरों से, अभी जैसा मैंने आपको बताया, कुल मिला के 72 ठाठ मिलते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं राग के बारे में। राग मतलब क्या होता है? शास्त्रीय संगीत मतलब राग गायन। राग जो होता है उसको 2 विधाओं से प्रस्तुत किया जाता है, ख्याल गायन और ध्रुपद गायन। लेकिन ये राग होता क्या है? जैसे संगीत के विद्यार्थियों को भी मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आप कहते हैं कि आपको संगीत में क्या पढ़ाया जाता है, तो बच्चे कहते हैं कि राग। लेकिन राग मतलब क्या? तो विद्यार्थी ये बोलते हैं कि बहुत राग होते हैं, भूपाली होता है, यमन होता है, भैरव होता है। नहीं, वो ठीक है कि भैरव राग होता है, लेकिन राग क्या है? तो ये समझना बहुत आवश्यक है। आप सभी को भी, जो आप सामान्य लोग हैं, जो संगीत के विद्यार्थी नहीं हैं, आपको भी ये समझने में अच्छा लगेगा कि राग मतलब क्या। राग मतलब स्वरों का एक समूह होता है, और वो जो समूह स्वरों का होता है वो मतलब ध्वनियों का एक समूह होता है जो स्वरों और वर्णों द्वारा विभूषित होता है। स्वरों द्वारा विभूषित यानी हर एक राग में अलग अलग प्रकार के स्वर लिए जाते हैं। किसी में रे कोमल है, किसी में ध कोमल है, किसी में नी कोमल है, किसी में सभी स्वर शुद्ध है, किसी में सिर्फ तीव्र मध्यम है। इस प्रकार रागों में अलग अलग स्वरों को लिया जाता है और उन स्वरों को एक साथ गूंथा जाता है। उन स्वरों को डेकोरेट किया जाता है, विभूषित किया जाता है। कभी सा से रे पर चले गए, कभी रे से ग पर चले गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए। इस प्रकार एक राग में जितने भी स्वरों का उपयोग होता है उनको अलग अलग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्वरों की जोड़ियां बनाते हुए और साहित्य का आधार लेते हुए उन रागों का ऐसा एक पूरा फॉर्मेट, एक आकार एक राग का तैयार होता है। एक राग की एक वातावरण निर्मिति हो जाती है। तो राग मतलब स्वरों का एक समूह है। ठाठ भी स्वरों का समूह है, लेकिन राग जो होता है उसमें आवश्यक रूप से उसका रंजक होना जरूरी है।
गेय होना जरूरी है। राग गाया जाता है, ठाट गाया नहीं जाता। ठाट से सिर्फ राग की उत्पत्ति होती है। राग जो होता है उसमें कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है और बाकी सभी स्वरों का उपयोग भी उसमें किया जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग स्वरों के समूह को लेकर अलग अलग रागों की निर्मिति, एक अलग अलग आकारों की निर्मिति होती है और अलग अलग आकारों को अलग अलग रागों के नाम दिए जाते हैं। तो ये इसे कहते हैं राग। उदाहरण के लिए आपको बताती हूं, जैसे राग भूपाली है। अब भूपाली में 5 स्वरों का उपयोग होता है। सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा। इस प्रकार इसके 5 स्वर का उपयोग इसमें हो रहा है। अब जब राग प्रस्तुत होता है तो उसको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में उसको गाया जाता है। जैसे सा रे ग रे सा, मतलब हम सा से ऊपर गए फिर नीचे आए। रे ग प ग, सा रे ग प ग, रे ग रे ध सा रे ग। इस प्रकार पंचम तक गए। फिर उसमें दैवत को भी मिलाया जाता है, षडज को भी मिलाया जाता है और इस प्रकार अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार, अपने ख्याल के अनुसार हर एक गायक एक एक राग को काफी देर तक गाता रहता है। तो जो आपको ये लगता है ना कि इतनी देर तक क्या हो रहा है, तो ये शास्त्रीय संगीत का जो कलाकार होता है उसकी कल्पना शक्ति बहुत विस्तृत होती है। इतने से 5 स्वरों में वो 1 घंटे तक, इससे भी ज्यादा कभी कभी, उसी राग को अलग 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 उसकी स्वरावलियों को प्रस्तुत करके संपूर्ण एक राग का वातावरण और एक आकार निर्मित करता है। तो ये होता है राग का गायन। उसके बाद हम आते हैं राग के आरोह, अवरोह और पकड़ पर। राग का आरोह अवरोह का अर्थ पहले समझ लीजिए। आरोह मतलब चढ़ना, पर्वतारोहण होता है कि नहीं, वैसे आरोह मतलब चढ़ना, अवरोह मतलब उतरना। तो राग के जो स्वर होते हैं उसका आरोह कैसे होगा, मतलब मध्य षडज से तार षडज तक वो राग किस प्रकार जाएगा ये बताते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी भूपाली बताया तो उसका आरोह होगा सा रे ग प ध सा, ये उसका आरोह होगा। अब उस षडज से नीचे कैसे आना, सा ध प ग रे सा, इस प्रकार उसका अवरोह हुआ। और पकड़ उस स्वर समूह को कहते हैं जिससे राग की हमें एक झलक मिल जाती है, राग को हम पकड़ सकते हैं। जैसे सा रे ग प ध सा आरोह, सा ध प ग रे सा अवरोह, ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा, इस प्रकार इसका पकड़ होता है। तो इस प्रकार एक राग जो होता है उसके आरोह मतलब चढ़ते समय स्वर कैसे लगेंगे उसको कहा जाता है आरोह, उसमें उतरते समय स्वर कैसे लगेंगे इसको कहा जाता है अवरोह, और उसका एक स्वर समूह जिससे वो राग समझ में आ जाए उसको कहा जाता है पकड़। अब हम बताते हैं राग की जाति मतलब क्या। राग की जाति जो होती है वो उसमें लगने वाले स्वरों की संख्या पर आधारित होती है। जिस राग में सारे स्वरों का प्रयोग होता है उसकी जाति संपूर्ण कही जाती है। ये मैंने आश्रय रागों के समय में भी आपको समझाया था। जिनमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है उसकी जाति षाडव कही जाती है, और जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है उसकी जाति औडव कही जाती है। तो इस प्रकार मुख्य 3 जाति, संपूर्ण, षाडव, औडव, और उपजाति तो षाडव षाडव, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण षाडव, संपूर्ण औडव, षाडव संपूर्ण, षाडव षाडव, षाडव औडव, औडव संपूर्ण, औडव षाडव, औडव औडव। इस प्रकार आरोह अवरोह के में लगने वाले स्वरों के आधार पर रागों की जाति निश्चित की जाती है। तो इन 9 जातियों से एक ठाट से 484 रागों की उत्पत्ति होती है, 484, और फिर 72 ठाठों से
34,848 रागों की उत्पत्ति होती है। मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि राग कितने होते हैं, तो गणित के आधार पर तो राग 484 और 72 ठाठ जो होते हैं उनसे 34,848। इस प्रकार एक ठाठ से 484 और 72 ठाठ से 34,848। लेकिन रागों का ये पक्का नियम है कि राग चाहे जिस स्वरावली को राग नहीं कहा जा सकता, उसमें संवाद होना बहुत आवश्यक है, उसमें रंजकता होना बहुत आवश्यक है। योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जन चित्तानाम स रागः कथितो बुधैहि। जन के मन का रंजन करने वाला ही राग कहा जाएगा। तो ये जो संख्या मैंने अभी आपको लंबी चौड़ी बताई, ये गणित के आधार पर है, लेकिन संगीत एक कला है, उसका उद्देश्य आनंद की अनुभूति करवाना होता है। तो कुल ऐसे प्रचलित अप्रचलित मिलाकर एक 200-300 राग होंगे जो गाए जाते हैं और जिनका अभ्यास किया जाता है। तो ये हुए रागों के बारे में आपको बताया। इसके पश्चात हाँ, और राग का गायन समय भी होता है, निश्चित होता है। हर एक राग का एक गायन समय निर्धारित किया गया है। दिन और रात को 4-4 प्रहरों में बांटा गया है। जैसे सुबह 4 से 7, 7 से 10, 10 से 1 और 1 से 4, ये दिन के 4 प्रहर हुए। वैसे ही रात के भी 4 प्रहर, शाम को 4 से 7, 7 से 10, 10 से 1 और 1 से 4, ये रात्रि के 4 प्रहर। शाम को 4 से 7 ये जो है, इसमें पूर्वी मारवा थाटों के राग गाए जाते हैं। उसके बाद कल्याण खमाज के राग गाए जाते हैं। उसके बाद काफी भैरवी थाटों के राग गाए जाते हैं। और सुबह 4 से 7 भैरव थाट के राग गाए जाते हैं। उसके बाद जो समय आता है उसमें बिलावल थाट के राग गाए जाते हैं। और उसके बाद आसावरी, तोड़ी, इन थाटों के रागों का गायन होता है। तो हर एक राग का एक गायन समय निर्धारित किया गया है, निश्चित किया गया है। और बहुत प्राचीन समय से ये जो राग समय का निर्धारण है वो हमारे दिमाग पे, हमारे मन में इतना पक्का बैठ गया है, उसका संस्कार हमारे दिमाग में इतना पक्का है कि हम यदि भैरव को शाम को यदि गाना हो तो हमें वो अटपटा लगता है, हमें वो सहन नहीं होता। लेकिन ऐसा, ये मेरा पर्सनल मत है कि रागों का यदि बहुत अच्छा गाया जा रहा है, यदि पंडित रविशंकर सितार बजा रहे हैं एक ऑडिटोरियम में, बिल्कुल उसमें अंधेरा है बैठ के, तो भैरव भी बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन रागों का जो समय है वो बहुत, उसका भी शास्त्रीय आधार है और उसको मनोवैज्ञानिक आधार भी है उसके ऊपर। तो रागों का यह समय होता है। इसके पश्चात रागों के वादी संवादी स्वर भी होते हैं। हर एक राग का एक मुख्य स्वर होता है, उसे वादी स्वर कहा जाता है। तो वो राग का मुख्य स्वर होता है। और राग में कुछ स्वर नहीं लिए जाते, उनको वर्जित स्वर कहा जाता है, वर्ज स्वर। जैसे भूपाली मैंने आपको बताया कि सारे ग प ध सा, इसमें मध्यम और निषाद स्वर नहीं लिए गए, तो मध्यम निषाद भूपाली के वर्ज स्वर या वर्जित स्वर कहे जाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि ठाठ क्या होता है और राग क्या होता है। आगे के वीडियो में आपको बंदिश, नोटेशन, इसके बारे में बताऊंगी। इसका इंतजार करिएगा। धन्यवाद।